द फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके ऑल्टरनेटिंग करंट के क्लास 12th के 7th लेक्चर में। और बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग सर्किट के एक नेक्स्ट सर्किट अरेंजमेंट के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, छोटा सा रिकैप देख ही लेते हैं। एक हमने देखा था रेजिस्टेंस सर्किट जो कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट में यूज होता था। एक हमने कैपेसिटर सर्किट देखा था जो कि इसमें इस्तेमाल किया था हमने। एक हमने देखा था इंडक्टर सर्किट जो कि प्रत्यावर्ती में यूज किया था। साथ ही हमने फिर कल देखा, मतलब लास्ट क्लास में देखा था LR सर्किट और आपकी RC सर्किट। आज हम बात करने वाले हैं LC सर्किट। ओके, तो LC सर्किट क्या होगा? ये आपकी सिक्स सर्किट होने वाली है यदि परिपथ में L तथा C दोनों हो। ठीक, L का मतलब होता है इंडक्टर और C का मतलब होता है कैपेसिटर। दोनों का इस्तेमाल किया जाए तब क्या होगा, तो आइए देखते हैं। एक तरफ कैपेसिटर लगा दिया और एक तरफ आपने लगा दिया है इंडक्टर। दोनों को बच्चों आपने जोड़ा ला करके यहाँ पे किससे, किसी सोर्स से। तो लीजिए सोर्स से जोड़ दिया। सोर्स, जैसा कि सोर्स आपको याद होगा कि ये किसको फॉलो करता है, V0 sin ओमेगा t को फॉलो करता है। और साथ में यहाँ पे कैपेसिटर C और यहाँ पे इंडक्टर L लिख दिया। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आपने यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई किया तो इसके सेक्शन के बीच में यहाँ पर VC वोल्टेज आएगा। वहीं अगर मैं इंडक्टर के बीच में बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, VL वोल्टेज आएगा। मतलब यहाँ VC और VL दोनों वोल्टेज आ गए हैं किसके लिए, इस सर्किट के लिए, LC सर्किट में। अब मैं आरोपित वोल्टता की अगर मैं बात करूं तो आरोपित वोल्टता आपकी क्या है, वो याद है ना, वो दिख भी रहा है। आरोपित वोल्टता है आपकी V0 sin ओमेगा t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिंस आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर आप अगर करंट को कर दें फिक्स, तो आपने VL वोल्टेज को पाया था लीड करते हुए, और आपने पाया कि जो आपका VC वोल्टेज है वो लैग करते हुए आपको 90 डिग्री पर मिला। दोनों ऐसे कुछ तरीके से मिले थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इनमें से कोई भी एक अधिक हो जाए, जैसे कि VL अधिक हो जाए किससे, VC से, या VC अधिक हो जाए VL से, क्योंकि सीरीज में है तो इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। ठीक, उस हिसाब से इसका अपना विभव पतन होगा, इसका अपना विभव पतन होगा। दोनों के अलग अलग विभव पतन होने की वजह से अगर कोई भी डोमिनेट करेगा, ये वाला वोल्टेज डोमिनेट करे चाहे ये वाला वोल्टेज डोमिनेट करे, इन दोनों केसेस में आपका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा क्या होगा। ठीक है, तो परिपथ में परिणामी वोल्टता क्या होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं, 180 डिग्री पर। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होते हैं, दो वेक्टर जिनके बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल बने तो उनका जो परिणामी होता है वो बस उन लोगों का डिफरेंस होता है। तो ये जो रिजल्टेंट V होगा वो होगा इनका डिफरेंस, VL डिफरेंस ऑफ VC। बात समझिएगा, ये कहां से आता है, आपने कभी तो पढ़ाई है ये 11th में, A² प्लस B² माइनस 2AB। ठीक, माइनस कैसे हुआ 2AB, क्योंकि एक्चुअली होता है प्लस A2AB cos थीटा, लेकिन अगर इनके बीच में थीटा की वैल्यू 180 होगी तो ये पूरा घट जाएगा और उस समय जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो इनका घटाना है, सब्सट्रैक्शन आएगा। तो इसमें कोई भी बड़ा हो सकता है। तो ऐसे केस में डिफरेंस वर्ड यूज कर सकते हैं कि अगर ये अधिक हुआ तो रिजल्टेंट ऊपर, ये अधिक हुआ तो रिजल्टेंट नीचे। ध्यान से समझिएगा कि अगर VL अधिक हुआ तो ऐसे केस में जो VL डिफरेंस ऑफ VC होगा वो V माइनस VC हो जाएगा, जिससे आपका जो सर्किट है वो किस तरह बिहेव करेगा, ये बड़ा है, मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, तो आपका रिजल्टेंट आएगा 2 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट किस तरह बिहेव कर रहा है VL वोल्टेज में, मतलब ये पूरी सर्किट किस तरह बिहेव करेगी, L सर्किट की तरह। अगर ये C वाला अधिक हो जाए, मतलब अगर ये अधिक होगा तो ऐसे केस में VC माइनस VL लिखना होगा और ये वाला डिसमिस हो जाएगा। ऐसे केस में आपका जो सर्किट है केवल C सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इनमें से कोई भी एक डोमिनेट करेगा तो आपका अलग अलग इंडिविजुअल सर्किट बन जाएगा। लेकिन ये केस तो हम पहले भी पढ़े हैं, इसमें नया क्या है,
इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ऐसे केस में V इज इक्वल टू आई एक्सएल डिफरेंस ऑफ आई XC। आई को इधर कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा XL डिफरेंस मतलब अंतर XC। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये आपका इंपीडेंस हो जाएगा सर्किट का और ये हो जाएगा XL डिफरेंस ऑफ XC। मैं एक बात बता दूं, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी LC सर्किट की तो LC सर्किट में जो आपका Z होता है, इंपीडेंस होता है वो 0 होता है। ऐसे केस में यदि परिपथ क्या है, LC है, ठीक है, और परिपथ LC है तो उस समय अगर VL VC आपस में बराबर हो जाए तभी तो इस सर्किट का यूज है, नहीं तो ये प्योर L या प्योर C की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, LC हो, यदि परिपथ LC हो तब क्या होना चाहिए, Z की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस इफेक्टिवली नहीं मिलना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं XL इज इक्वल टू क्या, XC। बात समझ आ रही है, XL इज इक्वल टू XC। अब बच्चों यहां पर XL इज इक्वल टू XC को थोड़ा और आगे बढ़ाइए और इसको आप लिख सकते हैं XL को ओमेगा L और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C। किसको, XL को आपने ओमेगा L लिखा और XC को 1 अपॉन ओमेगा C। यहां से आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू LC या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में LC। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो आपका है ओमेगा की वैल्यू, ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। ये है कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। या फिर आप यहां पे ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f। f आपकी फ्रीक्वेंसी है किसकी, इस पर्टिकुलर करंट की फ्रीक्वेंसी जो ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा अंडर रूट में LC और यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं हम f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में LC। लीजिए f की वैल्यू आपकी आ गई, इसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति। एक बात याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं L और C सर्किट के बारे में तो L और C के बीच में जब ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाए, दोनों वोल्टेज बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट वोल्टेज वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही रिजल्टेंट वोल्टेज 0 हो जाएगा तो जो करंट है आपका वो फिलहाल के लिए बहुत लार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना Z की वैल्यू 0, जहां Z की वैल्यू 0 ही, जहां Z की वैल्यू 0 होती है वहीं करंट का जो एम्पलीट्यूड हो जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है और ऐसे केस में आपका जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज लैग होगा वो देखने को नहीं मिलता है। याद रखिएगा कि ऐसे केस में Z की वैल्यू 0 होती है और उस समय XL जो है XC के बराबर हो जाता है और इस अवस्था को कहते हैं अनुनादी अवस्था। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे अनुनादी अवस्था। अनुनादी अवस्था में क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा, इसका जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा, दोनों बराबर होंगे ताकि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस अवस्था में अनुनाद देखने को मिलता है। अनुनाद का मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि दोनों इस समय इक्वल केस में है। इक्वल केस में फ्रीक्वेंसी मिलती है, आवृत्ति मिलती है, इस आवृत्ति को कहते हैं बच्चों अनुनादी आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी और अनुनादी आवृत्ति के केस में आपका जो करंट का आयाम होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, अनंत हो जाएगा। बात समझ आ गई। यही इस टॉपिक का मोटो है कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग LCR सर्किट के बारे में। ठीक है, 7th है आपका LCR परिपथ। ध्यान दीजिएगा, LCR परिपथ में तीनों आपके कंपोनेंट जो है वो जुड़े होंगे। कैसे, आइए थोड़ा देखते हैं। एक हो गया कैपेसिटर, एक हो गया इंडक्टर और एक हो गया रेजिस्टर। मतलब कि हमने संधारित्र भी जोड़ा, इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व भी जोड़ा और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध भी जोड़ दिया है। और ये है सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज एज यू नो कि हमेशा से हम लोगों ने फिक्स रखा हुआ है और दैट इज व्हाट V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। ये है कैपेसिटर, ये है इंडक्टर और ये है आपका रेजिस्टर। ठीक है,
अब जैसे ही आपने यहाँ पे सप्लाई दिया, ऐसे केस में यहाँ पर वोल्टेज मिला, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए कैपेसिटर के बीच में Vc, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए Vl, और यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए Vr। तो 3 अलग अलग वोल्टेज आपको इस सर्किट में सीरीज में देखने को मिले। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे आरोपित वोल्टता के बारे में बात करूं, तो आरोपित वोल्टता जैसा कि आप पहले लिखते आए हैं वो वैसे ही रहेगा, V0 sin ओमेगा t लिखा रहेगा। अब थोड़ा ये डायग्राम से इसको और क्लियर करेंगे। याद है आपको, मैंने बार बार आपसे कहा था कि ये डायग्राम जो फेजर डायग्राम है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। किस लिए? ताकि हम वोल्टेज और करंट के बीच में प्रॉपर रिलेशन सेट कर सके, डिफरेंस क्लियर कर सके कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने एक करंट सेट किया था। ठीक, अब यहाँ करंट सेट किया था, अगर रेजिस्टेंस वाली सर्किट है तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा करंट के बीच में कोई फेज लैग नहीं देता है, वो दोनों सेम ही फेज में रहते हैं। अब मैं बात करूं इंडक्टर वाले वोल्टेज की, तो आपको याद होगा कि वो करंट से क्या करता है, लीड करता है। तो ऊपर हमने 90 डिग्री पर दिखा दिया, लीजिए भाई ये भी दिखा दिया। अब मैं बात करूं किसके, कैपेसिटर वाले सर्किट की, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर वाली कहानी है उसमें जो Vc वोल्टेज है वो करंट से पीछे होता है। कितने डिग्री से पीछे होता है? 90 डिग्री से पीछे होता है। लीजिए तीनों आपके वोल्टेज सर्किट में दिखाई दे रहे हैं इस वाले में। अब बात ये आती है कि अगर मुझे तीनों को यूज करना तो तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में कोई भी एक वैल्यू बड़ी हो जाए, ठीक है, कोई भी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, कोई भी एक वैल्यू बड़ी हो जाए, तो मान लेते हैं कि ये इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो इसको हमने फिलहाल अपने कन्वीनियंट के लिए मान लिया है कि ये इनमें से कोई भी बड़ा हो तो VL डिफरेंस ऑफ Vc आएगा। ठीक है ना, और ये अगर VL बड़ा होगा तो इसका जो रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, और Vc बड़ा होगा तो रिजल्टेंट नीचे जाएगा। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर VR और इस दोनों डिफरेंस के बीच में वोल्टेज निकालने की, तो ये इजी हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में केवल 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो वोल्टेज आएगा ये होगा आपका परिणामी वोल्टेज। ठीक, अब ये परिणामी वोल्टेज कैसे निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि परिपथ में L, R तथा C के मध्य वोल्टता VL, VR तथा क्या है, VC है बच्चों। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो रही है इसको देख करके। जहां अगर मैं बात करूं, जहां अगर मैं तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो ऐसे केस में आपको जो ये रिजल्टेंट मिलेगा वो इधर भी मिल सकता है। अगर ये बड़ा हुआ और ये बड़ा हुआ तो आपको रिजल्टेंट नीचे मिलेगा, मतलब मिलेगा जरूर ये रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट जो है परिणामी निकालते कैसे हो आप, तो ये निकालते इस वैल्यू से, इसके जो ये की VL डिफरेंस ऑफ Vc को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको, इसको, और इसको सब्सट्रैक्ट करने पर मिला है, और ये वाली वैल्यू के बीच में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो जहां आपको परिणामी वोल्टता क्या प्राप्त होगी, V प्राप्त होगी। ठीक है, कैसे प्राप्त होगी, तो इसको आप निकालेंगे अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो वैल्यू है, अब इस वाली वैल्यू को पहला वेक्टर मतलब पहला वोल्टेज, और इसके VR वोल्टेज को दूसरा वोल्टेज मान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखिएगा VL डिफरेंस ऑफ Vc का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ये वाली वैल्यू, और इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो प्लस VR का स्क्वायर, और आगे के टर्म में क्या आएंगे, 2 इंटू इतना जो कि 0 आने वाला है। तो इनकी कहानी हो गई बच्चों खत्म। लीजिए, ये पूरी कहानी खत्म हो गई, तो बचा केवल ये और ये। बात समझिएगा, ये और ये दोनों बचा। अब इनका क्या करना है, इन्हीं परिणामी वोल्टेज को सॉल्व करना है। थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो यह है परिणामी इस पूरे सर्किट का एक वो वोल्टेज जो कि इसमें तुल्य रूप से होगा, और करंट के साथ इसका रिलेशन कैसा होगा हम ये भी चेक करेंगे। तो आइए पहले इस वोल्टेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें। इस रियल को बच्चों आप लिख सकते हो IXL, और डिफरेंस इसको लिख सकते हो IXC। डिफरेंस का मतलब कोई भी बड़ा हो सकता है, प्लस VR की जगह पे आप लिख सकते हो IR का क्या बच्चों, स्क्वायर।
यहां से आपने क्या कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया, तो आई जैसे ही कॉमन लोगे तो आई स्क्वायर कॉमन होगा, लेकिन बच्चों रूट से बाहर निकलते ही ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये यहाँ पे डी, यहाँ से V बाई आई परिणामी वोल्टेज बटा में करंट, क्योंकि क्या है ये श्रेणी क्रम में सब में तो करंट सेम ही रहेगा, तो आई तो सभी इक्वल मिलेंगे, तो यहाँ पे आपने एक्सी का होल स्क्वायर लिखा प्लस आर का स्क्वायर लिखा, इस पूरी को किसमें रख दिया, रूट में। ये बच्चों पहचानो, परिणामी वोल्टेज बटे करंट को कहते हो आप क्या, प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्सएल को आप एक्सएल छोड़िए, ठीक, और डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और यहां पर ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये पूरे सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टेंस आ गया ना, इसका भी रेजिस्टेंस, इसका भी, जब एक से अधिक रेजिस्टेंस आने लगते हैं तो उसको हम Z कहते हैं, तो ओके, और ये Z आपका कहलाएगा परिपथ की प्रतिबाधा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबाधा। अब ये प्रतिबाधा आपके अलग अलग केसों में आपकी अलग अलग हो सकती है। पहले तो आइए कि जब ये प्रतिबाधा है और इस नए वोल्टेज की वजह से नया रेजिस्टेंस मिला है, तो हमें ये पता करना होगा कि ये नया वोल्टेज करंट के साथ कैसा रिलेशन निभाता है। मान लेते हैं कि ये वोल्टेज जो है वो परिणामी वोल्टेज करंट के साथ फाई कला बनाता है, मान लेते हैं, ठीक है, तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि यदि परिणामी वोल्टता B धारा I से फाई कला पर है, ठीक है, तो ये फाई कला निकालनी ना होगी बच्चों, तो फाई कला कैसे निकालेंगे, तो ये फाई निकालने के लिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये लंब किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सेक्टर, और ये हो गया आपका आधार, तो ये वाली वैल्यू ये पता ही चल रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये VR को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लंब और आधार तो मिल ही न गया, तो यहां से आप लंब और आधार के लिए tan फाई लगाइए ना, जैसा कि हम लोग लगाते आए हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा VL डिफरेंस ऑफ VC अपॉन ये हो गया क्या, VR। ओके, तो यहां से आपने कर लिया इसको सॉल्व। यहां आप एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, डिफरेंस ये बताता है कि कोई भी बड़ा हो सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर VL को हम कुछ लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं I XL, और इसको कुछ अगर लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, I XC और अपॉन I कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा ये कि फाई इज इक्वल टू 10, और 10 यहाँ पे 5 है, उस साइड जाएगा तो इनवर्स लिखा जा सकता है, ब्रैकेट I कॉमन लेके कैंसिल किया, एक्सएल डिफरेंस ऑफ XC अपॉन क्या हो गया R। लीजिए भाई, आपका 5 ही आ गया, ओके, 5 की वैल्यू मिल गई। अब इन सारे केसेस को थोड़ा और डीपली एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि इन सारे केसेस को देखते हुए अलग अलग केसेस को अगर हम जज करें तो क्या हो गया। ये केस तो तब की बात थी जब तीनों सर्किट को एक साथ एक्टिव किया जाए, इसमें भी कुछ छोटे छोटे केसेस हैं, उनको भी डिटेल में समझते हैं ताकि इसको और अच्छे से क्लियर कर सके कि किस केस में फाई की क्या वैल्यू होगी। जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा फाई ऊपर ही होगा, मतलब वोल्टेज हमेशा आगे ही हो करंट से, अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। आइए चेक करते हैं कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूला बच्चों आप याद रखिएगा, जो Z का जनरल फॉर्मूला हम लोग देखे थे वो नहीं बदलना चाहिए, वो वही रहेगा। ओके, तो आपने क्या देखा, फाई देखा और Z देखा। अब इसमें कुछ केसेस हैं, आइए एक एक करके उस केसेस पर थोड़ा डिटेल में बात करें। अच्छा, एक केस ये हो सकता है कि आपकी जो एक्सएल की वैल्यू है वो किससे बड़ी हो, एक्सी से। ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला जो वोल्टेज है वो बड़ा हो जाए नीचे वाले वोल्टेज से। ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज, कम रेजिस्टेंस कम वोल्टेज, ज्यादा रेजिस्टेंस से विभव पतन ज्यादा होता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर ऊपर वाला रेजिस्टेंस मतलब इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो किससे अधिक हो, सी वाले से। ऐसे केस में आपका जो प्रतिबाधा आएगा वो क्या आएगा, आपकी जो प्रतिबाधा Z होगी वो हो जाएगी
एक्सएल, अब माइनस लिख सकते हैं आप, बड़ा है नहीं, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल और इसको ओमेगा सी लिख सकते हैं और स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला जब आपका एक्सएल की वैल्यू जो है वो एक्सी से बड़ी हो जाए। ऐसे केस में अगर हम फाई कला के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, ओमेगा एल इस समय बड़ा है तो पहले इसको माइनस रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ 1/ओमेगा सी और बटे में ये ब्रैकेट लिख सकते हैं और बटे में आपका हो जाएगा आर। लीजिए भाई, एक आपका फाई आ गया। इस केस में अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाए, ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला बड़ा हो जाए तो ये सीधे सीधे इन दोनों का जो परिणामी होगा वो ऊपर ही जाएगा। बात समझिएगा, इन दोनों का जो परिणामी होगा अगर ये बड़ा होगा तो रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। अगर ये 10 है, ये 8 है तो ये ऊपर जाएगा। अब बचा यहाँ पे परिणामी, जैसे 10 और 8 में से 2 आया और 2 और ये मान लीजिए कोई वैल्यू है, तो इनका जो परिणामी आएगा वो हमेशा ऊपर वाली एक्सिस में ही मिलेगा। ऐसे केस में हम कह सकते हैं ये जो परिणामी है वो धनात्मक अक्ष में आएगा और ऊपर होने की वजह से करंट से क्या करेगा, हमेशा लीड करता रहेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि परिणामी V धारा I से क्या होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों केस 2 के बारे में बात करेंगे। केस 2 में मैं बता दूं कि ऐसे ही कर लीजिएगा बच्चों। उसमें क्या होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, उसमें बस आप एक वर्ड लिखा लीजिएगा कि XC जो है वो XL से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। बाकी बच्चों सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या करना होगा कि अगर XC बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव तो आता नहीं रेजिस्टेंस, XC को पहले रख दीजिएगा, XL को बाद में, और यहाँ पर भी आप करिएगा क्या, ओमेगा एल को इधर और इसको इधर कर दीजिएगा, तो आपको केस 2 मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक बात मैं यहाँ पे बस समझा दूं कि ऐसे केस में आपको बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो रिजल्टेंट होगा वो BC माइनस BL ये नीचे जाएगा, करंट यही रहेगा, VR यही रहेगा, रिजल्टेंट आपका ये होगा, और इस बारी जो आपका फाई जो निकालना होगा उस समय आपका वोल्टेज पीछे है, किससे, करंट से। तो यहाँ पे बस लिखेगा नीचे वाले में कि परिणामी V धारा I से क्या होगा, पश्चगामी होगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखेगा पश्चगामी, लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक, आशा करते हैं ये आप कर ही लेंगे। इसके थर्ड केस के बारे में बात करें बच्चों। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन आगे कौन पीछे, इसका रोल हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में समझेंगे ही बच्चों। अब जानेंगे हम लोग इसका तीसरा केस, और वो केस थर्ड में हम लोग जानेंगे कि यदि एक्सएल जो है वो एक्सी के क्या हो जाए, बराबर। पहचानिए इसको, एक्सएल अगर एक्सी के क्या हो जाए, बराबर। जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो इस अवस्था को हम लोगों ने क्या कह दिया था, इसे हम लोगों ने नाम दिया था अनुनादी अवस्था। ठीक, क्योंकि इस समय आपको फ्रीक्वेंसी मिलने लगेगी, क्योंकि आर में तो कोई फ्रीक्वेंसी से मतलब है नहीं, उसमें फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे रोल है, क्योंकि ये दोनों सर्किट में करंट जो है ऑसिलेट करेंगे, और किस तरह का ऑसिलेशन होगा उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे इस अवस्था में दोनों के रेजिस्टेंस बराबर होने से इस अवस्था का नाम हमने रखा था अनुनादी अवस्था। अनुनादी अवस्था में ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी लिखते थे। ओमेगा की वैल्यू आप निकालते थे अंडर रूट में बच्चों LC, जिसको हम अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते थे। याद आया, कोणीय आवृत्ति, तो ये हो गया कोणीय आवृत्ति। और इस केस में अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं तो ये आया था आपका 2 पाई अंडर रूट में LC, ये आपकी अनुनादी आवृत्ति हो गई। ये हो गया अनुनादी आवृत्ति। बच्चों ध्यान से क्लियर करिएगा, ये दोनों हो गया किस केस में, किस LCR सर्किट में अनुनादी अवस्था। लेकिन याद रखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। यहाँ पे अगर Z की बात करेंगे, प्रतिबाधा की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रतिबाधा कुछ होगी। इसलिए ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि आप जब निकालेंगे तो XL और XC बराबर हो जाने की वजह से, XL XC बराबर हो जाने की वजह से ये 0 होने वाला है, और ये R स्क्वायर तो होगा ही, तो ये Z की वैल्यू आ जाएगी R। ठीक, ये 0 हो जाएगा बच्चों। XL माइनस XC क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि
जैसे ही 0 हो गया तो आपको Z की वैल्यू कुछ मिली, मतलब इस समय प्रतिबाधा होगा। यहां से प्रतिबाधा होने का मतलब ये कि यहाँ पे करंट का आयाम जो है वो अनंत नहीं होगा, मतलब LCR सर्किट में सर्किट ऑसिलेट तो करेगी, मतलब अनुनादी आवृत्ति होगी, लेकिन इस समय इसका क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होने के वजह से क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस होने के वजह से यहाँ पर जो आपके ऑसिलेशन है वो इनफाइनाइट ऑसिलेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब ये जरूर टाइम टू टाइम घट सकते हैं, इनका आयाम घट सकता है। बात समझ आई? तो ये अनियमित रूप से नहीं हो सकता, और इससे पहले जो आपने एलसी पढ़ा था वो लगातार कंसिस्टेंट रह सकता है। तो इस तरीके से आपके एलसीआर सर्किट में आपने 3 केसेस पढ़े। एक बार जब VL अधिक हो तो आपका वोल्टेज भी लीड कर रहा था, एक बार VL कम हो मतलब VC अधिक हो तो पीछे था। बराबर हो जाने पर आपको इस अवस्था को अनुनादी अवस्था देखने को मिला, जिसमें रेजिस्टेंस जो है आपको R के बराबर मिला। और इस समय अगर मैं फाई के बारे में बात करूं, फाई के बारे में, तो इस समय अगर मैं 10 फाई निकालने की कोशिश करूं तो ऊपर XL माइनस XC था 0, और ये आपका नंबर, ध्यान दीजिएगा ये नंबर, तो ऊपर जैसे ही 0 होगा तो आपको ये क्या मिलेगा, फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, कलांतर 0 हो जाएगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली है कंप्लीट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगले क्लास में इसके एग्जांपल के साथ बात करेंगे और बात करेंगे इनके LC और LCR के कर्व के बारे में।